नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है, उसका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने फ्यूचर की नीड्स के अकॉर्डिंग या फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो सेविंग करता है। अब ये जो सेविंग वो करता है, उसको अगर वो किसी बिजनेस को या किसी गवर्नमेंट को या किसी सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को पूंजी या ऋण के रूप में अगर वो वहाँ पर जमा करा देता है, तो ये जो बचत है ये एक तरह से विनियोग कहलाता है। यानी विनियोग को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट है जो किसी भी बिजनेस में सीधे प्रोडक्शन के लिए या बिजनेस के रूटीन बिजनेस ऑपरेशन के लिए काम में नहीं आती है, वरन कंपनी के में अंदर एक सहायक के रूप में बिजनेस में प्रेजेंट रहती है। ये जो प्रमाण पत्र हमें इन्वेस्टमेंट के बदले में मिलता है उसे सिक्योरिटी कहा जाता है। तो सिक्योरिटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उसके रूप में हो सकती है, राइट। यानी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे, मेरा जो आज का लेक्चर है वो इस पर डिपेंड करेगा कि जो भी आपने विनियोग कर दिया है, नॉर्मली कंपनी फॉर्मेट में जब कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर देती है या कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो ऐसे में जो विनियोग करता है उसे हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए आप टाटा पावर के सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप करेंगे अकाउंट खोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी सिक्योरिटी आपने खरीदी है, सिक्योरिटी ऑफ टाटा पावर्स लिमिटेड। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि हर एक विनियोग के लिए हमें अलग अलग खाता खोलना होगा, राइट। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है ये हम दीर्घकाल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अल्पकाल यानी शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, वो इनकम अर्न करने के साथ साथ कंपनी पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने या संपत्ति निर्माण करने के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वेरिएबल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, वो नॉर्मली हम जो मार्केट प्राइस है उसमें कुछ वेरिएशंस आएंगे, जो फ्लक्चुएशंस आएंगे, उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स की सिक्योरिटीज़ होगी। एक फिक्स्ड यील्ड सिक्योरिटीज़ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया, और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड यील्ड सिक्योरिटीज़ होगी या वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़ होगी। जो फिक्स्ड यील्ड सिक्योरिटीज़ होगी उसका मीनिंग ये होगा कि इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर है उसे एक फ़िक्स रेट से वहाँ पर इनकम मिलती है। आप पढ़ के आए हैं शुरू के चैप्टर्स में कि जब हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप फिक्स डिपॉजिट्स कराते हैं, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको एक रेट मेंशन रहती है, उस रेट से आपको वहाँ पर इनकम मिलती है, तो वो फिक्स्ड यील्ड सिक्योरिटीज़ कहलाती है। जबकि वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होगी जिन पर आय की दर कभी भी फिक्स्ड नहीं रहेगी, और नॉर्मली वेरिएबल यील्ड सिक्योरिटीज़ में हम कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब जो सिक्योरिटीज़ अब ये भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी कि जो सिक्योरिटीज़ कैपिटल के लिए इशू की जाती है उन पर नॉर्मली डिविडेंड दिया जाता है, और जो सिक्योरिटीज़ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर ऋण पर लिया है तो उन पर ब्याज दिया जाएगा। जब ब्याज दिया जाएगा तो इसकी रेट भी फिक्स रहेगी और इसका टाइम भी फिक्स रहता है, जबकि डिविडेंड की जो रेट है वो भी बदलती रहती है, शून्य भी हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी के प्रॉफिट्स पे और डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करेगा, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम खोलेंगे, हर एक तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट का हमें वहाँ पर अलग तरह का अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब ये जो सिक्योरिटीज़ हम खरीदते हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो इनको खरीदते समय हम या तो निर्गमित करने वाली संस्था से सीधे खरीद सकते हैं या फिर जो भी हमारे मान्यता प्राप्त जो हमारा स्टॉक मार्केट्स हैं उनसे हम इन सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप जब खोलेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक तरह की सिक्योरिटी के खरीद बेच का सारा ट्रांजैक्शन हमें उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही डालना होगा। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ हम खरीदेंगे तो बायर की बुक्स में बेसिकली क्या क्या एंट्रीज़ होगी। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, चाहे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे शेयर्स खरीदिए, डिबेंचर्स खरीदिए, बॉन्ड्स खरीदिए, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए संपत्ति बनेगा तो आप करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, राइट। अगर ये जो खरीदी गई संपत्ति है इसे बेच दिया जाता है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। डेफिनेटली आपके पास कैश या बैंक में पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब उसके बाद ये जो संपत्ति हमने खरीदी है, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, डेफिनेटली इस पे हमें या तो डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कोई ना कोई आय हमें होगी। तो नॉर्मल जो एंट्रीज़ हम यहाँ करते हैं वो हम करेंगे जब हमें आय होती है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड या इंटरेस्ट अकाउंट। तो बेसिक एंट्रीज़ हमारी इस तरह से हो जाती है कि ख़रीदने की एंट्री, जब ब्याज मिलता है तो उसकी एंट्री, और एक एंट्री और ऐड कर लीजिएगा कि ईयर के एंड पर आपको इंटरेस्ट के अकाउंट को या डिविडेंड के अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप वहाँ पर कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करने जाएंगे तो कुछ इन्वेस्टमेंट करते समय हमें कुछ स्पेशल बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय। ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जब हम जैसे हमने एंट्री करी, जब खरीदी सिक्योरिटी तो हमने एंट्री करी थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो पेमेंट जब हम करने जाएंगे तो यहाँ पर खरीदे जाने वाली जो सिक्योरिटी होती है उसकी प्राइस दो तरह से मेंशन हो सकती है। वो सिक्योरिटी कम इंटरेस्ट सिक्योरिटी भी हो सकती है और वो एक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी भी हो सकती है। 4 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन इन पॉइंट्स पे ज़रूर बनता है, कई बहुत बार बनता है। तो ब्याज सहित खरीद या बेच या ब्याज रहित खरीद या बेच क्या है। ब्याज सहित का मतलब ये होता है कि हमारा जो सेल या परचेज का एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो जो सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस डिसाइड की है उसके अंदर आज की डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है, राइट। यानी यहाँ पर हम मांग सकते हैं कि जो क्रेता भुगतान करता है या जो विक्रेता राशि प्राप्त करता है उसके अंदर वो जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की नेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सपोज कीजिए एक सिक्योरिटी है, उसका आपको कह रखा है कि ब्याज सहित खरीदा और उसका क्रय मूल्य 90,000 रुपये है, और इसकी जो डेट थी वो इस तरह से थी कि जिस दिन ख़रीदा है उस दिन तक का 5 महीने का ब्याज 2,500 रुपये है, और आपसे कहा कि ये जो 90,000 रुपये है इसमें ब्याज सहित क्रय किया है, यानी कम इंटरेस्ट परचेज़ हुआ है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सामने लिखने वाली राशि कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 रुपये में से आपको 2,500 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, और जो नेट अमाउंट आएगी वो ही हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होगी। और बाकी ये पेमेंट तो हम किसके लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो ब्याज सहित खरीद का मतलब ये होता है कि आज, क्योंकि क्या होगा, सपोज कीजिए नॉर्मली जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज़ के होते हैं उनमें नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन्ड होता है और डेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन्ड होता है। तो साल में एक बार या 2 बार ब्याज मिलेगा। अब ये जैसे मैंने 90,000 वाला एग्जांपल बताया, सपोज कीजिए ब्याज की जो डेट है वो आपसे कहा है कि 31 मार्च या 31 दिसंबर को देय होता है, राइट। अब हमने जो सिक्योरिटीज़ खरीदी वो 1 मार्च को खरीदी और ब्याज सहित खरीदी, तो क्या होगा यहाँ पर 31 सितंबर को ब्याज पहले मिला होगा। अब जो नेक्स्ट ब्याज मिलेगा वो 31 मार्च को मिलेगा, और हमने इन बिटवीन 1 मार्च को सिक्योरिटीज़ खरीद ली है। तो ब्याज सहित खरीदने का मतलब ये होगा कि हमने क्या किया है, 5 महीने का ब्याज ये अमाउंट में चुका दिया है। छठे महीने में जब ब्याज हमें कुल मिला के 6 महीने का मिलेगा तो एक तरह से 5 महीने का ब्याज हम चुका चुके हैं और 1 महीने का हमारा नेट इंटरेस्ट बचता है। तो ये हमारा कम इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाता है, जिसके अंदर सिंपल बात है कि क्रेता के लिए लागत या विक्रेता के लिए जब विक्रय राशि की गणना की जाती है तो इसमें जो ये 5 मंथ्स का ब्याज है उसे भी माइनस कर दिया जाएगा।
दूसरा कैलकुलेशन बनता है हमारा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो हमारा परचेज या सेल का एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर उसको नेट पेमेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट जो है, जो आपकी ब्याज की तिथि पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से आप क्या कर रहे हैं, आज की तिथि तक का ब्याज आप अतिरिक्त चुकाएंगे। तो ये जो अमाउंट, आप अगर सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि 90,000 रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ आपने खरीदी और वो ब्याज रहित मूल्य पर खरीदी है, तो ये 90,000 रुपये ही प्रतिभूति की लागत होगी। इसके अलावा आपको 30 सितंबर से लेकर 1 मार्च खरीद की तिथि तक का ब्याज अतिरिक्त और चुकाना पड़ेगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि ब्याज की जो कैलकुलेशन आप करते हैं वो हमेशा आप उस सिक्योरिटी की फेस वैल्यू पर कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है कि वो कम इंटरेस्ट परचेज है या एक्स इंटरेस्ट प्राइस परचेज है, तो उसे नॉर्मली कम इंटरेस्ट परचेज ही माना जाता है। तो ये हमारा कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में डिफरेंस हुआ कि कम इंटरेस्ट में इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होता है या डिविडेंड होता है, जबकि एक्स इंटरेस्ट प्राइस में प्राइस में से इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, वो नेट सिक्योरिटी की प्राइस ही होती है, इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है। तो नॉर्मली जो परचेज प्राइस होगी वो कम इंटरेस्ट में क्या होगी, आपकी जो परचेज प्राइस होगी वो नॉर्मल परचेज प्राइस जो है कम इंटरेस्ट में नेचुरल ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ब्याज की राशि भी जुड़ी हुई होगी। जब हम कम इंटरेस्ट में करेंगे तो आपको एडिशनल कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि एक्स इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपको सेपरेट अमाउंट डिविडेंड या इंटरेस्ट के लिए और पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगली ब्याज की तिथि पर पूरे पीरियड का ब्याज हमें प्राप्त होगा। पर चूंकि जैसे इस एग्जांपल में हमने कहा कि 5 महीने उसके पास रही थी, हमने 1 मार्च को ख़रीदी है, तो 5 मंथ्स जब सेलर के पास रही है तो 5 मंथ्स के इंटरेस्ट का एंटाइटल कौन है, सेलर है। तो हम 5 महीने का ब्याज उसको दे देंगे। जब 31 मार्च को ब्याज मिलेगा तो पूरे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए हमें इस तरह से ब्याज का कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ जब हम सिक्योरिटी का परचेज और सेल करेंगे तो थोड़ा सा एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना होगा कि जब अकाउंटिंग एंट्रीज हम करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो बैलेंस शीट डेट है और जो आपका इंटरेस्ट डेट है वो सेम नहीं होता है। तो ऐसे में जैसे हम बेसिक अकाउंटिंग करते हैं कि ब्याज सपोज कीजिए ड्यू हो रहा है 1 मार्च को या 30 सितंबर को ड्यू हो रहा है, 31 मार्च को ड्यू हो रहा है और आप अकाउंट भी 31 मार्च को बना रहे हैं, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए आप अकाउंट बनाते हैं 31 मार्च को और ब्याज की जो डेट थी वो 31 दिसंबर मार्च, 3 महीने का आपको एक्रूड इंटरेस्ट का भी वहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा। तो वहाँ पर हमें एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो जब तक हमें नेक्स्ट ब्याज की तिथि पर ब्याज नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक ये जो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट है उसे बैलेंस शीट में असेट में हम इंक्लूड करके दिखाएंगे, और जब हमें अमाउंट प्राप्त हो जाएगा तो नॉर्मल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट जो करंट ईयर का है और टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से जब बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ परचेज़ की जाती है, तो परचेजर की बुक्स में किस तरह से ट्रांजैक्शन होते हैं और उनकी एंट्रीज़ क्या होगी, ये इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के यूज़ करके हम उसको जो एंट्रीज़ है, पहले एंट्रीज़ के लिए किसको जोड़ना और किसको घटाना है, उनका इफ़ेक्ट क्या क्या आता है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट में ब्याज वगैरह का कैलकुलेशन क्या आता है और प्रैक्टिकली कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, इसको हम लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।